अफेयर्स के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। हाँ तो चलिए कहिए, शुरू कीजिए। जैसे कि दो बड़ी चीज़ें आज ऐतिहासिक है आज के दिन में, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज जीत हासिल की हम्म। जो है अमेरिका इलेक्शन में। हम्म। और जो है आज के दिन में संयोगवश डिमोनेटाइजेशन डे है आज के दिन ही हम्म। जो है नोटबंदी हुआ था। हम्म। और मैंने एक और चीज भी कहा था कि हरियाणा के इलेक्शन भी हम जोड़ करके देखते हैं। तो इतना ऐसा है ना कि जो है वो एक ही मुद्दा एक दिन में लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, ये मैं तो ये ऐसे नहीं कि पूरे के पूरे हम्म। उसके विश्लेषण कर दूंगा एक दो घंटे, उस तरीके से नहीं। ये हम्म। सब एक सहयोग से एक घटना जुड़ी हुई है कड़ी। हाँ ठीक है, तो कहिए, बताइए। तो ऐसे ही मैं जोड़ करके देख रहा हूँ। हम्म। ठीक। हरियाणा के इलेक्शन हुआ और मैं पिछले संवाद में कुछ चीजें कह रहा था कि भाई नरेंद्र मोदी के छवि के ऊपर भी मैं कुछ कह रहा था। तो उसी के सहयोगवश उन्होंने कर दिखाया है कि भाई जो वो लक्ष्य को पाने के लिए फोकस रखते हैं, उसी तरीके से उन्होंने असंभव को संभव बना दिया। उस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा के इलेक्शन में तो मेरे जो विश्लेषण थे पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि राहुल गांधी हो या उस तरीके से हो, क्या मेरे उनके ऊपर राय बदला या वही रहा? तो काफी सारी चीजें वही के वही है। फिर से मैं आगे इसको ये कहूंगा कि राहुल गांधी के जो भी एक बढ़त थी वो सिर्फ एक गुब्बारा था, एक तरीके से देखा जाए तो। हमने विश्लेषण करने के समय में मैं ये कहा था कि भाई इसमें विपक्ष के ज्यादा कुछ हाथ नहीं था जो लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे। लेकिन हरियाणा के इलेक्शन में और कुछ चीजें निकल के आई, जैसे कि भाई कहा गया कि जाट बनाम गैर जाट करके इन्होंने जीत लिया। ये विश्लेषण अंत में कहा गया, लेकिन इसके अलग अलग मायने हैं अगर देखा जाए तो। इसके जो मायने हैं हम आगे फिर से देखेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि अमेरिका की इलेक्शन और ये कांग्रेस की हालत लगभग एक समान है एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि अगर हम इनके डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की संभावना इत्यादि को देखा जाए तो कमला हैरिस के जीतने की ज्यादा संभावना बताया गया था। वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी वो भी उस तरीके से इलेक्शन में। लेकिन जब बात आई वोटिंग पर तो काफी सारी गड़बड़ी हो गई कि उन्होंने वोटर के जो आकांक्षा थी उन्होंने कनेक्ट ही नहीं किया। जमीनी जो भी मुद्दा था उसको दरकिनार कर दिया कमला हैरिस ने। और देखा जाए तो ट्रंप को भी देखा जाए तो उनको 3 बार मारने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद उन्होंने काफी सारे बढ़त हासिल कर दी, क्योंकि इनके कमजोरी के कारण वो सही मैसेज करने में सक्षम रहे। अमेरिका को काफी हद तक उन्होंने जोड़ के रखा अगर देखा जाए तो हम भारतीय इलेक्शन के संदर्भ में हरियाणा के इलेक्शन के संदर्भ में जोड़कर देखा जाए तो यहाँ पर भी गुटबाजी थी, वहां पर भी गुटबाजी काफी ज्यादा थी, क्योंकि कमला हैरिस को लाया गया था आखिरी क्षण में। क्योंकि जो बाइडन जो थे वो काफी बीमार हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनके याददाश्त भी ज्यादा तेज नहीं है। तो इसलिए कमला हैरिस को आखिरी वक्त में लाया गया। यहाँ पर भी हम देखते हैं हरियाणा के इलेक्शन में कि जो है ये जो हुड्डा है उनके सामने कुमारी शैलजा करके जो व्यक्ति है वो आखिरी समय में दलित नेता करके उनको पोलराइज करने में सक्षम हो गई। और किसके कहने पर हुई, कौन जिम्मेदार है
वो तो सभी जानते हैं, गुटबाजी तो इनके खेमे में हमेशा रही है, कांग्रेस के खेमे में। और काफी मजेदार बात ये भी है कि मुझे लगता है कि भाजपा के लोग भी अंदेशा कर रहे थे कि ये संभावना होगी कि वो जीत सकते हैं। आखिरी 3 दिन पहले नायब सैनी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने आके जो है घोषणा की कि भाई हम जीतने वाले हैं, आश्चर्य तरीके से बहुमत में जीतेंगे, इस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वही रिजल्ट आखिरी वक्त में आया, उस तरीके से देखा जाए। आपने तो एक वीडियो बनाया हुआ है। मेरा फोकस यह है कि जाट बनाम गैर जाट, और बटेंगे तो कटेंगे, ये जो एक दो तरीके से एक मुद्दा है, कौन बांट रहा है कौन काट रहा है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आगे इसको कहूँगा, आप कुछ कहेंगे इसमें? हाँ, देखिए तो दो बहुत ही मतलब अलग अलग जगह का संदर्भ आपने उठाया, उन दोनों को कनेक्ट किया है। तो कनेक्ट तो खैर पूरा वर्ल्ड ही है, और देखा जाए तो जो खेमा है पूरे विश्व में, तो आप उसको अगर वर्गीकृत करेंगे तो वो दो भाग में बढ़ जाएगा। तो एक भाग तो वह है जिसमें कि वो कैपिटलिस्ट और नेशनलिस्ट आते हैं। और एक भाग वह है जिसमें कि सोशलिस्ट और नेशनलिस्ट, ये सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट आते हैं। सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट जो है, इनका जो कॉकटेल बन रहा है, ये बहुत ही अलग ढंग का बन रहा है, विलक्षण बन रहा है। जल्दी ऐसा नहीं था, लेकिन ये पॉलिसी जो है चाइना ने बड़ी अच्छी शुरू की थी कि वो अपने को सोशलिस्ट स्टेट कहता है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहता है। तो ये सोशलिस्ट स्टेट बनाने की पूरे दुनिया में जद्दोजहद चल रही है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो साथ में। तो जो वोकिज्म का जो फंडा है कि जो सोशल जो इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, उसको उठाया जाए, सड़कों पर थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाए, बैनर वगैरह और मीडिया हाइप किया जाए। तो इस तरह के मुद्दे चल रहे हैं, और इसकी आड़ में भाई कैपिटलिस्ट देखिए दोनों में ही जो है अपनी नाक घुसेड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दोनों में ही जो है अपना चला रहा है कि शासन चाहे नेशनलिस्टों का हो चाहे सोशलिस्टों का हो। काफी सही। कैपिटलिस्ट जो है वे ही शासन करे, दोनों ही अर्थ में, दोनों ही तरीके से। बस थोड़ा सा अंतर इतना ही करना है कि एक में ड्रामेबाजी करना है, एक में गरीबों की राजनीति का ड्रामेबाजी करना है, गरीबों को कुछ टुकड़ा दे देना है खाने के लिए, मतलब शेयर कर देना है, बांट देना है, जो कि उनको फ्री में लगता है, जैसे फ्री बीस है जिसको केजरीवाल टाइप से लोग जो है, या और भी आप भारत में देख रहे हैं जो फ्री बीज दिया जाता है, जिसमें कि उनको दया के हिसाब से कुछ दे दिया जाता है। अब तो केजरीवाल के ऊपर भी हम लांछन नहीं लगा सकते। तो जितने भी फ्री बीज देने वाले हैं, मैं केजरीवाल ब्रांड कर रहा हूँ, क्योंकि भारत में बहुत अच्छा से शुरुआत उसने की है, इसको बहुत अच्छा लॉन्च किया है। नहीं, ये तमिलनाडु में हो रहा था पहले, तो ये द्रविड़ पार्टी कर रहे थे तमिलनाडु में, जो है फ्रिज हो या मिक्सी हो, उस तरीके से। तो खैर बहुत वो तो देने का तो इंदिरा गांधी भी देती थी, जवाहरलाल नेहरू भी देते थे, यही बात नहीं देते थे, लेकिन वह जो है वो ब्रांडिंग वैसे नहीं हो पाई थी जैसे केजरीवाल ने ब्रांडिंग की है। बिल्कुल। वो तो देने का तो बहुत बिहार में भी दिया जाता था, आंध्र प्रदेश में भी जो है वो, और तमिलनाडु में भी चलता था कि यही चावल दिया जा रहा है, इस तरह से अन्ना रसोई वगैरह है क्या क्या। तो ये जो है, ये जो एक स्टाइल था कि सोशलिस्ट पैटर्न बना दिया जाए वो पॉलिटिक्स के हिसाब से, और थोड़ा थोड़ा कुछ दे दिया जाए, ताकि गरीबों को लगे कि भाई हम लोग के लिए जो है, हम लोग के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है। उनको लगे और वे जिंदा रहें, और वो ये नहीं कि उनको सरवाइव करने में ही परेशानी हो जाए बढ़ती हुई महंगाई के कारण। तो ये जो मॉडल जो है उन लोगों ने डेवलप किया, और इसको भी पूंजीपतियों ने ही डेवलप किया है।
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये सोशलिस्ट मॉडल भी पूंजीपतियों ने ही डेवलप किया है। पहले जब जब आंदोलन चल रहा था सोशलिज्म का, हाँ, तो उस समय एक एक धड़ा जो था, जो कि बहुत जो फार सोशलिस्ट था, जिसको कि कम्युनिज्म कहते थे, तो वे लोग फार सोशलिस्ट थे, कि एकदम पूर्ण रूप से सबकी संपत्ति जब्त कर लेनी है। तो उस सिस्टम से हट करके, उस सिस्टम से बचने के लिए पूंजीपतियों ने सोचा कि उसमें तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा कम्युनिज्म से। तो एक सोशलिज्म का सिस्टम शुरू किया कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया जाएगा, और कंट्रीब्यूशन करके कुछ जो है, जो जरूरतमंद हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए कुछ कर दिया जाएगा, मतलब एक हेल्प के रूप में। करने के लिए। हाँ, तो वो हेल्प के रूप में कर दिया जाएगा। तो वह सिस्टम वो भी पूंजीपतियों ने ही डेवलप किया, वो जो है रूलिंग सिस्टम, जो सोशलिज्म कहलाया, और वह चल रहा है। उसके पीछे भी वो कैपिटलिस्ट लोग ही हैं, और एक ये जो है, ये मतलब हार्ड कैपिटलिस्ट है, फार कैपिटलिस्ट हैं, या आप कह सकते हैं। तो ये जो है ये नेशनलिस्ट के रूप में ये डेवलप हुए एक तरफ से। हाँ, तो ये दो सिस्टम है अभी, और इसी दो सिस्टम में ही किसी न किसी तरह से बांटा गया। अब इसी में थोड़ा सा बहुत कॉकटेल मान लीजिए कि वो कुछ धर्म का भी जुट गया, कहीं भाषा का भी जुट गया, छोटा मोटा, कहीं जाति का जुट गया, भारत टाइप से स्टेट में। हाँ, तो ये सब छोटे मोटे सब जुटते रहते हैं, और एक नया नया कॉम्बिनेशन बना बना करके सरकारें अदला बदली होती रहती है। लेकिन मोटे तौर पर यही दो सिस्टम अभी है, इकोनॉमिक और रूलिंग सिस्टम, ये दो है। एक सिस्टम मान लीजिए कि वह जो है बहुत पुराना सिस्टम है, जिसमें कि वो जो वो क्या नाम है, सऊदी अरबिया वगैरह में जो सुल्तान है, प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, तो वहां पर जो है, जो कि वंशानुगत है, राजा वाला सिस्टम है, एक तरह से शाही सिस्टम है, एक वो सिस्टम है। लेकिन वह भी, वहां भी रोल जो है पूंजीपतियों का ही चल रहा है मुख्य रूप से। और मान लीजिए कि कुछ जो धार्मिक नेता है उनका भी चल रहा है। तो धार्मिक नेता तो खैर हर जगह हस्तक्षेप कुछ ना कुछ करते हैं। तो ये दो सिस्टम है, तो पूरी दुनिया को ऐसे बांट सकते हैं। अब आते हैं हम लोग उस ट्रम्प वाले सिस्टम पर, कि ट्रम्प ने जो जीता है, उस इशू पर आते हैं। ट्रम्प ने जो जीत हासिल की, और ये कमला हैरिस जो हारी, कमला हैरिस को तो कैंडिडेट इसलिए बनाया गया था भाई, उनको तो बाइडेन को तो हटाया गया क्योंकि वो तो बिल्कुल ही जो है उसका स्विच ऑफ हो गया माइंड का। हाँ, तो अब वैसे को तो बनाना फिर जो हंसी का विषय है, तो उनको तो नहीं बनाया सकता था। अब सवाल उठता है कमला हैरिस को ही क्यों चुना गया? क्या अन्य भी तो उसमें थे डेमोक्रेट में, तो अन्य भी तो और उम्मीदवार हो सकते थे। कमला हैरिस को उन लोगों ने एक तरह से अपनी समझ से तो मास्टर स्ट्रोक समझ के चुना था। हाँ, कि ये जो है, ये इसके पास जो है ये जो तीन तरह का इसके पास कॉम्बिनेशन है। एक तो है वो एक तरफ से अफ्रीकन मूल की है, एक तरफ इंडियन मूल की है। हाँ, तो इंडियन मूल की वजह से इंडियन लोग वोट दे देंगे, अफ्रीकन मूल की वजह से जो है काले लोग वोट दे देंगे, और सोशलिस्ट होने की तरफ से वो मिल जाएगा, और डेमोक्रेट्स जो है उनके जो कार्यकर्ता हैं और जो वोटर्स हैं वे दे देंगे, और हम लोग के पास जो है पैसे भी हैं, तो फिर पैसे से हम लोग उसको भी दे देंगे, क्योंकि वहाँ पैसे पर तो रोक है नहीं, कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं अमेरिका में। भारत जैसा तो है नहीं कि भाई थोड़ा बहुत आप खर्च करेंगे और हिसाब लिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन हिसाब लेगा। वहाँ तो बेहिसाब पर खर्च कीजिए। तो कहा कि ये भी है, और मीडिया भी हम लोग के हाथ में, तो हम लोग की बल्ले बल्ले है, हम लोग जीत जाएंगे। हाँ, और बाकी जो थोड़े मोड़े मुद्दे हैं, और उन लोग के पीछे क्या है, पूरे आर्म इंडस्ट्री जो है वो उनके पीछे बैकिंग कर रहे थे, कमला हैरिस के पीछे पूरे आर्म इंडस्ट्री, क्योंकि युद्ध चारों ओर करवा रहे हैं तो उससे फायदा हो रहा है। तो वो तो इजराइल युद्ध करवा रहे हैं, इजराइल यूक्रेन, वो सब जगह कर रहे हैं, यूक्रेन में हो, इधर हो, जहाँ भी हो, वो उनकी आर्म इंडस्ट्री का फायदा होता है। तो यही लोग सोचे कि हम लोग की बल्ले बल्ले है। तो वहां पर अब क्या हो गया कि वहाँ रिफ्यूजी सब जो बहुत घुसे हैं बार बार से, उन लोगों ने, और रिफ्यूजी सब घुसे हैं तो क्या ऐसे नहीं घुसे हैं जो उनके लिए वर्थ वाले हों, वो तो वर्थलेस हैं, वे सब ट्रबलसम हैं। तो उन लोगों ने वहां पर जो है इतना उपद्रव फैला रखा था, लूटपाट, छीना झपटी, बलात्कार, ये वो, तो तंग आ चुके थे वहां के लोकल लोग। और ट्रम्प ने इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट किया था, और इन लोगों की पॉलिसी वही है जो कमला हैरिस की पार्टी की, जो कि भारत में
पॉलिसी है कि सब रोहिंग्याओं को घुसाओ, वही उन लोग की पॉलिसी है कि सब दुनिया के जितने भी जो है इडियट्स हैं और जितने भी न्यूसेंस एलिमेंट हैं उन सबको घुसा लो, इधर मैक्सिको के बॉर्डर से घुसा लो, वो जो ड्रग कॉकटेल वगैरह हैं उनसे उधर से घुसा लो, इधर पाकिस्तान से घुसा लो, सीरिया से घुसा लो, जितने भी फलस्तीन वाले हैं, लेबनान वाले हैं, इन सबको घुसा लो, मुसलमानों को घुसा करके वहां पर उपद्रव फैला करके और नकली जो है वो ह्यूमन राइट्स बन करके जो है उपद्रव फैला करके वहां की इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर देना। और ये युद्ध करने से क्या हुआ, जो अमेरिका को बहुत लॉस हुआ, इसकी क्रेडिट चली गई, जो डॉलर की आप बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अमेरिका की क्रेडिट चली गई, जो डॉलर सीज कर लिया इनका रूस का, तो अब उसकी क्रेडिट खत्म हो गई, तो भाई अब दूसरे लोग अब डॉलर का विकल्प खोजने लगे, इससे अमेरिका को नुकसान हो गया। हाँ, अब उसकी भरपाई करने में अमेरिका की हालत खराब हो जाएगी। और इतना फंडिंग दे रहे हैं यूक्रेन को और इसको, वहां के टैक्स पेयर से के पैसे से दे रहे हैं, तो वहां के लोग बेरोजगार होते गए, हालत उनकी खराब होती गई। इतनी बेरोजगारी वहां पर होने लगी और कि वहां पर 2-2 टाइम भी काम कर यहाँ तक कि 3-3 टाइम भी काम कर करके वहां के लोग जो है वो अच्छा से जी नहीं पा रहे हैं। तो फ्रस्ट्रेशन तो उनको हो ही नहीं जाना है। तो ये सब ये जमीनी मुद्दे थे, इन जमीनी मुद्दों को इसने कोई एड्रेस नहीं किया, कमला हैरिस की पार्टी ने और कमला हैरिस ने। हाँ, ये तो ऊपरी बातें जो खूब बनाई, हाँ, इधर उधर हवाबाजी वाले मुद्दे जिसका कोई बहुत वैल्यू नहीं है। ट्रम्प के ऊपर हमला इन्हीं लोगों ने कराया, कोई बाहर थोड़ी करा रहा था। ये सब इन लोगों की टैक्टिक्स थी। ट्रम्प के ऊपर जो मुकदमे इन्हीं लोगों ने दर्ज कराए थे। हाँ, तो और व्यक्ति के भीतर जो स्वाभिमान होता है, तो एक तो भाई अपना स्वयं का स्वाभिमान है, कुल खानदान का स्वाभिमान है, और अपने देश का स्वाभिमान होता है, अपने रेस का स्वाभिमान होता है। इस तरह का स्वाभिमान मनुष्य में होते हैं ना। तो वहां पर जो है अमेरिका फर्स्ट का जो नारा है ट्रम्प का, शुरू से नारा रहा है, तो वह भी अपील किया उन लोगों को, करता रहा। अब भारत जैसा इतना तो है नहीं कि एक जाति को अब तोड़ के वहां गुणागणित बैठाएंगे और यहाँ दारू एक बोतल दे करके और 400-500 रुपया दे के वोट ले लेंगे और झूठी अफवाह फैला कर ले लेंगे। वहां तो लोग एजुकेटेड लोग हैं और वहां ये सब ड्रामा नहीं चलने वाला है जो यहाँ भारत में चल जाता है। तो वहां पर इसलिए जो है ट्रम्प जीते, एक कारण तो ये रहा। फिर वहां इंडिया के प्रति जो है खराब जो व्यवहार उन लोग का रहा। कमला हैरिस ने तो कभी भी इंडिया के पक्ष में बोला ही नहीं। नहीं बोला तो फिर इंडिया के लोग क्यों उसको समर्थन देंगे। हाँ, और यहाँ जो है कनाडा से जो है इन लोगों ने खालिस्तानियों से वो जो कराया, तो मोदी भी पूरा छपा हुआ था और भारत के उद्योगपति भी छपे हुए थे। हाँ, और यहाँ से जो सहानुभूति रखते हैं वे सब छपे हुए थे कि भाई ट्रम्प को जिताना है। तो ट्रम्प के पीछे पूरा समर्थन था और मोदी जो है पूरी कोशिश कर रहे थे कि ट्रम्प हर हाल में जीते। क्योंकि मोदी जानते हैं ट्रम्प जीतेगा तो ही ये जो कनाडा जो है और ये खालिस्तानी जो है इनका उपद्रव शांत होगा। तो इस चीज को वो जान रहे थे मोदी, तो काफी इसीलिए और लगे थे। ये बांग्लादेश का प्रॉब्लम खड़ा किया इन लोगों ने। हाँ, पाकिस्तान को दे रहे हैं, एक से एक हथियार दे रहे हैं भारत के खिलाफ में, आतंकवादियों को उधर से भेज रहे हैं। तो ये सारा उपद्रव जो है वहां अमेरिका ही करा रहा था। तो इंडिया को सब पता है कि अगर ये लोग फिर जीतेंगे तो ये उपद्रव जारी रहेगा और हो सकता है और बढ़ा भी दें। तो इसीलिए इसको खत्म किया। तो कई तरह से जो है वहाँ लॉबिंग चल रही थी और वो नेशनलिस्ट भावना से वो जीत गए ट्रम्प। और रही भारत की बात, हरियाणा में, तो मैंने पहले भी बताया था, हरियाणा में जीतने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये था कि हरियाणा वाले जो है ना, एक तो वहां मुस्लिमों की आबादी बहुत कम है। पहली बात तो यह है, जो डिसाइसिव रूप से इधर से उधर जो वोट स्विंग कराते हैं तो वो मुस्लिम होते हैं। तो मुस्लिम की संख्या वहां कम है हरियाणा में, तो यह एक बहुत बड़ा फायदा है बीजेपी के लिए। हाँ, मुस्लिम जब कम रहेंगे तो हिंदुओं को तो किसी न किसी तरीके से इधर उधर तोड़ा जा सकता है। हाँ, अब मुस्लिम रहेंगे तो उसको आप तोड़ ही नहीं सकते, तो वहां तो बात ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए बीजेपी के पास ज्यादा वो स्पेस ज्यादा मिल गया गेम खेलने का। दूसरी बात है कि जो किसान आंदोलन से इतना उपद्रव फैला दिया था, तो सब लोग परेशान हो गए थे, खालिस्तानियों से भी परेशान हो चुके थे, वहां के लोग भी सब जान रहे हरियाणा वाले। हाँ, और ये राहुल गांधी का वो जो लोकसभा में जो
फर्जी तरीके से इधर उधर की बातें बोल करके संविधान खत्म हो जाएगा, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो वो ड्रामा तो एक बार देख लिया तो पब्लिक इतना जल्दी फिर थोड़ी, अभी कुछ ही महीने बीते हैं लोकसभा के चुनाव के और उसके रिजल्ट आ गए हैं और देख लिया लोगों ने कि कुछ भी नहीं हुआ, ये राहुल गांधी झूठा सिद्ध हो गया। तो अब उतना भरोसा नहीं रह गया लोगों का राहुल गांधी पर। और देखिएगा महाराष्ट्र में भी इनकी दुर्गति होगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं होगी। तो ये हो गया। फिर यहाँ जब सरकार बन गई तो फिर ये हरियाणा वाले जान गए कि भाई यहाँ केंद्र में सरकार बन गई है तो हम लोग ऐसे को क्यों दें जो जिसकी सरकार यहाँ ना बने। तो उल्टा भाई अब सरकार अगर यहाँ दूसरे की बना देते हैं तो पैसा कहाँ से आएगा, नहीं पैसा आएगा तो भाई हिमाचल प्रदेश वाला हाल होगा और वो तेलंगाना वाला हाल और कर्नाटक वाला हाल होगा, केंद्र सरकार से पैसा ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे को देने से क्या फायदा कि वो पैसा ही न भेजे। तो ऐसे को बनाओ यहाँ पर जहाँ से पैसा आए केंद्र सरकार से और चले और यहाँ सुख शांति हो। और वहाँ चूंकि हिंदू है तो भाई हिंदू सोचेंगे कि भाई हम लोग के भले के लिए ही मोदी करेंगे, हम लोग के खिलाफ तो करेंगे नहीं। हाँ, तो वैसे को बनाएंगे जो कि देश के लिए भी काम कर रहा है, हम लोग हिंदुओं के लिए भी काम कर रहा है, जो सही काम कर रहा है, जो है ये तो खाली लफाजी करता है। तो राहुल गांधी तो एक जो है लफाजी करने वाला पॉलिटिशियन में उसकी गिनती हो चुकी है। वो भरोसे का नहीं रहा, वो अपने को खुद ही झूठा सिद्ध कर दिया हर जगह। हाँ, खुद ही अपने को एंटी नेशनलिस्ट सिद्ध कर दिया उसने हर जगह, खुद ही उसने अपने को एंटी हिंदू सिद्ध कर दिया। तो हर अपने विरोध में वो खुद चला गया राहुल गांधी। उसको वो बैलेंस बनाने नहीं आया, जो बैलेंस जो है वो इंदिरा गांधी वगैरह बनाया करती थी। हाँ, जिस तरह का बैलेंस, वो बैलेंस बनाना इन लोगों को नहीं आया। इंदिरा गांधी कुछ बैलेंस बनाती थी। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर समय मुसलमानों के ही पक्ष में बोलती थी, ऐसा नहीं है। तो यह जो है ये लोग इसी को छोड़ दिए, इनको छोड़ना पड़ गया लाचारी में। इसलिए इंदिरा गांधी के समय में क्या था कि उतना जो है भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं। हाँ, तो और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के बीच में विचारों को, अपने विचारों को, और आरएसएस ने काफी मजबूती से रखा है और हिंदुओं को समझ में बात आ गई है कि ऐसी ऐसी स्थिति है। उस समय मुसलमान भी जो है उतने हिंदुओं के विरुद्ध में कार्य नहीं कर रहे थे इंदिरा गांधी के समय में। अब इधर मुसलमानों की आबादी बढ़ी है तो ये उपद्रव मचाना शुरू कर दिए हैं, और भारत में नहीं पूरे विश्व में शुरू हो गया है। और उसमें न्यूज को दबा दिया जाता था, अब जो है न्यूज जो है सारा उभर उभर करके आ जाता है। लोग सोशल मीडिया का न्यूज देख रहे हैं, नेशनल न्यूज देख रहे हैं, तो अब बहकाना इतना आसान नहीं है। तो राहुल गांधी ने खुद एक्सपोज कर दिया, और कांग्रेस इसीलिए परेशान है कि कांग्रेस जो दोहरा चरित्र लेकर के जो गेम खेल रही थी अब वो खेल नहीं पा रही। अब उसका जो चेहरा है, अब आपको आप या तो अब ब्लैक में है या तो व्हाइट में है। जो ग्रे रीजन में जो पॉलिटिक्स हो रहा था इंदिरा गांधी के समय में, अब राहुल गांधी ग्रे रीजन बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, कभी जनेऊ तनेऊ पहनते हैं कुछ, अब तो इस बार वो भी नहीं पहने। तो अब वो समझ गए कि अब वो ग्रे रीजन नहीं चलेगा। अब लाइट इतनी तेज पड़ चुकी है कि अब ब्लैक एंड व्हाइट क्या है पता चल रहा है सबको। तो ग्रे पॉलिटिक्स का खत्म हो रहा है, यही नहीं पूरे विश्व में खत्म हो रहा है। हाँ, इधर यू आर ऑन दैट साइड और यू आर ऑन दिस साइड, यू कैन नॉट बी ऑन द बोथ साइड। हाँ, तो यह जो है पूरे विश्व में ऐसा हो चुका है। अब ये कनाडा में जो ट्रूडो है, वो उन महाशय का भी अब जब चुनाव आएगा तो उनको भी पता चल जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट जो वो कर रहे हैं। ऐसा किया क्योंकि भारत को छेड़ा, क्योंकि वहाँ के श्वेत लोगों को भारत के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए उन्होंने एक यू रचाया था। इसलिए उन्होंने जो है अमित शाह को भी लपेटे में ले लिया। तो देखेंगे क्या कितने अश्वेत लोग उनमें भारत के खिलाफ जो है गोलबंदी हो जाएंगे, या उनके जो नाकामियां हैं उसको दरकिनार करने के लिए ये भी अंतर्राष्ट्रीय जो है भारत के खिलाफ उन्होंने ये कर दिया। अभी देखना पड़ेगा कि कितना वो कामयाब हो गए। देखिए, कामयाबी लोग जानते हैं किससे आंकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ से। आपके देश में कितनी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, असली कामयाबी लोग उसी से आंकते हैं। अब कनाडा की इकोनॉमी तो डूब रही है, घट रही है, इन्फ्लेशन में जा रहे हैं, वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों को घर खरीदने के पैसे नहीं है, किराया घर में किराया देने के पैसे नहीं है, आमदनी का नया जरिया नहीं पैदा कर रहे हैं ना, साइंस टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप हो रही है। कनाडा की तो दुर्गति होनी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। हाँ, और अभी एलन मस्क ने भी उसके खिलाफ में बोल दिया है हाँ, कि इनका काम अब खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। हाँ, और उसके पार्टी में खुद ही विरोध हो रहा है। हाँ, हो रहा है। ट्रूडो की पार्टी में खुद ही कितने लोग कह रहे हैं कि इसको भगाया जाए।
ये देश की छवि खराब कर दिया, हर चीज खराब कर दिया। तो वह जो है वह नहीं चलने वाला है बहुत लंबे समय तक। वो बहुत अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है। उसको समझ में नहीं आ रहा। वो तो खाली अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए खालिस्तानियों के साथ हो गया है। हाँ, जान भटकाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए। हाँ, उसके मेरी सत्ता किसी तरह से बच जाए, लेकिन सत्ता बचाने का वो जो तरीका उसने निकाला ना, वो गलत तरीका निकाला। आतंकवादियों के साथ होने का तरीका, वो गलत तरीका निकाला है। एक और दिलचस्प चीज ये है कि उनके पिताजी भी उस समय प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब भी उन्होंने भारत के साथ पंगा लिया था। उस तरीके से देखा जाए तो ये बाप बेटे दोनों एक ही जैसे हैं, अगर देखा जाए तो। ट्रूडो हाँ, वो है भाई, वो थोड़ा सा वो सब सोशलिस्ट माइंड के हैं। और वो अमेरिका के इशारे पर चलते हैं। तो अमेरिका में जब भी इनकी जो है ना डेमोक्रेट्स की जब भी वो होती है सत्ता, तो फिर उस अमेरिका से उसको सहारा मिलता है। अमेरिका जो इशारा करता है वही वो करता है। हाँ, वो एक तरह से कठपुतली व्यक्ति है। वहाँ कनाडा की उतनी औकात नहीं है कि अमेरिका के विरुद्ध में जाके कोई डिसीजन ले सके। हाँ, इतनी उसकी हैसियत नहीं है। पूरी के पूरे अमेरिका की सटीक तरीके से विश्लेषण किया। मैंने तो आगे कहने वाला था कि, लेकिन आपने बहुत सारे मुद्दे ऐसे उठाए, मेरे जानकारी में भी कुछ ऐसे आया। लेकिन एक और मैं चीज कहने वाला था कि इसके मतलब क्या है। ट्रम्प जो जीत गए हैं, अब उसका मतलब ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपने जज को बिठा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब रिपब्लिकन पार्टी जो भी एक डिसीजन लेती है, हमारे कैबिनेट में कुछ ऐसे प्रस्ताव पारित करती है ना बीजेपी, या उस तरीके 370 उस तरीके से वो नजीर बन जाती है। तो उस तरीके से वहां पे सुप्रीम कोर्ट खुल्लम खुला एक पार्टी के समर्थन में रिपब्लिकन जज करके और डेमोक्रेटिक जज करके एक तरीके से अपने अपने पार्टी के हिसाब से वो जज बिठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो भी रिपब्लिकन पार्टी एक प्रस्ताव पारित करेगा वो एक नजीर बन जाएगा पूरी इतिहास तरीके से। तो ये उस तरीके से वो अभी एक और चीज करने वाले हैं कि अपनी जो भी एक टर्म है, वो अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट में 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो वो भी एक लिमिट हटाने वाले हैं अभी। उस तरीके से काफी बदलाव वो लाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रम्प भी। तो खैर ये एक मुद्दा हुआ उस तरीके से देखा जाए तो। और सीनेट में भी तो उसकी पार्टी को मिल गया है। हाँ। तो लोकसभा राज्यसभा अब राष्ट्रपति भी हो गया और सीनेट में भी बढ़त हो गई, तब उसका तो कोई भी प्रस्ताव रुकने वाला ही नहीं है। हाँ, रुकने वाला है नहीं, पूरा निर्विरोध चला जाएगा पूरा। हाँ। तो ये जो उन्होंने जीता है रिपब्लिकन पार्टी, तो शायद आने वाले बहुत समय तक वो पार्टी रहेगा अगर सत्ता में देखा जाए तो। ऐसे कोई अगर हमारे जो समानता ये है कि यहाँ के वामपंथी जो है वहाँ के वामपंथी दोनों एक समान है, क्योंकि वो भी एक तरीके से हवाबाजी में है। आपने कुछ वामपंथी यूट्यूबर को देखा होगा। वामपंथी कहने का उन्होंने कोई एक ये नहीं है, विचारधारा नहीं है, सिर्फ दलाल है, लेकिन एक पार्टी के दलाल हैं उस तरीके से देखा जाए तो। पूरे दुनिया में वामपंथी सब एक हैं। जैसे कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, उसी तरह से पूरी दुनिया में जो वामपंथी हैं वे भी एक हैं, जान लीजिए। सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बढ़ाते हैं। बिल्कुल। ये चाहे कहीं किसी भी देश में हो, इनका एजेंडा एक ही रहता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ यूट्यूब पत्रकार हैं, हर एक चुनाव के विश्लेषण में भाजपा को हरा देते हैं। अगर देखा जाए तो हरा देते हैं। बाद में देखते हैं भाई, अभी ईवीएम को गाली देते हैं, जनता को गाली देते हैं, और मोदी को गाली देते हैं। वो तो हर समय तो रहता है, विश्वमन तो होता ही रहता है, वो तो रुकता नहीं। इस तरह करके ये खुद ही एक्सपोज हो जा रहे हैं। हाँ, अपने को खुद एक्सपोज कर दे रहे हैं। अरे तुमको अगर जीतना है, कुछ करना है, तो कुछ नए मुद्दे लाओ, कुछ और न्यायपूर्ण तरीके से किसी का समर्थन करो। ये नहीं कि चुपचाप खालिस्तानियों का समर्थन कर रहे हैं, चुपचाप बैठ गए, लोगों को पता नहीं चल रहा है। अरे न्यायपूर्ण तरीके से बोलो। हाँ, इस तरह से बोलो कि लोगों को लगे कि नहीं, ये लोग भी सही बोलते हैं।
हाँ, अभी अभी उनकी जहाँ खालिस्तानी सब गलत है वहाँ उसकी आलोचना करो, जहाँ मुसलमान गलत है वहाँ उसकी आलोचना करो। इस तरह से करने से तब जा करके फिर जो है किसी को तुम अपने साथ ला सकते हो, लेकिन एक तरफा एकदम सोच लोगे कि कुछ भी एक शब्द भी नहीं बोलना है तो एक्सपोज हो चुके। एक्सपोज हो चुके हैं। हाँ, एक्सपोज हो चुके, तब तो फिर खुल्लम खुल्ली बात हो गई कि एक तरफ से हिंदू रहेंगे, एक तरफ गैर हिंदू रहेंगे, बस सीधी सी बात है। अब कर लो राजनीति। तो अब सवाल ये है कि इस सारे मामले में राहुल गांधी कितने एक जिम्मेदार है? क्या इनके पार्टी के अंदर ही ये लोग नहीं चाहते कि राहुल गांधी के जो है लोकप्रियता बढ़े और वो सत्ता में आए? ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए भी है, कुछ समय पहले एक पत्रकार ने भी कहा था कि भाई जो है इनकी पार्टी के अंदर ही 4-5 गुट ऐसे बने हैं कि प्रियंका गांधी की एक गुट बनी है, राहुल गांधी के एक गुटबाजी है। और ये सर इसलिए हो रहा है ना कि राहुल गांधी एक असफल व्यक्ति सिद्ध हुआ है, इसके कारण है। राहुल गांधी अगर सफलता पाता तो सब लोग राहुल गांधी की जय जयकार करते, सफलता नहीं पा रहा है इसीलिए। और सफलता